मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल केवल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं राम केवल सर आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके पहले इतिहास के से रिलेटेड एक वीडियो मैंने लाइव चला करके कंप्लीट किया था, और जिसमें हमने अशोक के बारे में पढ़ लिया है, और जो वैदिक धर्म है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको पढ़ लिया है। आज आगे स्टार्ट करते हैं, गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त एवं द्वितीय को पढ़ने जा रहे हैं। गुप्त वंश ने 275 से 575 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज किसके द्वारा की गई? महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई। तो गुप्त वंश की जो संस्थापना थी वो श्री गुप्त द्वारा की गई। और कब की गई? श्री गुप्त के द्वारा 275 ईसा पूर्व की गई। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 382 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की, और फिर वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। ये 4 में अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया गया किसके द्वारा? वाकाटक शासक प्रवरसेन के द्वारा। कन्नौज को महोदया श्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन कहा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारतीय नेपोलियन चंद समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था सबसे पहले? तो सबसे पहले किसने संज्ञा दी थी? ये इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ में इंडिया में, ये पूछ सकता है किस बुक में लिखा गया है, इनको दिया गया ये उपाधि। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक जिसने शासनकाल किया के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो आप ये क्वेश्चन आ सकता है कि समुद्रगुप्त के बारे में कौन सा स्तंभ सूचना प्रदान करता है? तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख। फिर इलाहाबाद स्तंभ का समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा है। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसे पूछ सकता है, विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता भी से कहा जाता है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह थर्ड को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम शासक को परास्त किया, सत्ता का उन्मूलन किया। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकार्य भी है, क्योंकि इन्होंने शकों को भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हराया था। चंद्रगुप्त ने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलवाए। किसके सिक्के चलवाए? चांदी के सिक्के भी चलवाए।
हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था तथा चंद्रगुप्त के हाथों बुरी तरह परास्त हुआ था। ठीक, हूणों का पहला आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ और क्या हुआ, स्कंदगुप्त के हाथों से कौन हारा, हूणों की हार हुई, पराजय हुई। फिर गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति का एक प्रमुख बंदरगाह था और जो बंदरगाह था जहां से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि के देशों के साथ व्यापार होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे पूछ ले गुप्त काल में कौन सा राज्य निम्न में से वस्त्र के उत्पादन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो दक्कन या बंगाल, इस तीनों चारों में से कोई भी ऑप्शन आ जाए। धन्वंतरि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। धन्वंतर कौन थे, आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। कनिष्क के राजवैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। कभी कभी पूछता है चरक संहिता की रचना किसने की, तो आप आराम से बता देंगे चरक संहिता की रचना कनिष्क ने की थी। और किसके दरबार में रहता था, एक राजवैद्य था और ये कनिष्क का राजवैद्य था। किसका राजवैद्य था, कनिष्क का राजवैद्य था। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था, दीनार कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चीनी यात्री फायान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। चीनी यात्री फायान था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एवं कहाँ से मिलता है, एरण से प्राप्त होता है। ठीक कि यहाँ सती प्रथा लागू थी। फिर एरण अभिलेख 510 ईस्वी का है। एरण अभिलेख किस ईस्वी का है, 510 ईस्वी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त संवत की तिथि 319 ईस्वी है और गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया था। ब्राह्मणों को मंदिरों को बहुत ज़्यादा और ये ग्राम को दिए थे। फिर गुप्त काल में कला एवं साहित्य में प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को क्या कहा जाता है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भाग अथवा विदक भागम कहा गया है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग होता था। किसका, कौशेय शब्द का प्रयोग होता था। तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों के उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। ये वारंगल था। तोरमाल भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था। तो शतरंज का खेल कब से प्रारंभ हुआ, गुप्त काल से, जहाँ इसे चतुरंग कहा जाता था। ये देखिए चतुरंग कहा जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। महर्षि पतंजल को योग दर्शन का संस्थापक भी कहा जाता है और ये महर्षि कपिल ने ही सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था और महर्षि पतंजल को योग दर्शन का संस्थापक आचार्य माना जाता है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम ने किया, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। चलिए कुछ ऐतिहासिक मंदिरें हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। इमारत हैं। ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर एवं स्थिति। इमारत है और इसकी स्थिति कहाँ है, इसमें से क्वेश्चन पूछने का चांस है। अजंता एवं एलोरा का गुफा कहाँ है, औरंगाबाद में है। कहाँ है, औरंगाबाद में है। फिर उसके बाद में
अजंता एवं एलोरा की गुफा औरंगाबाद में महाराष्ट्र में जो स्थित है। पूछा जा सकता है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में है। उसके बाद में शांति निकेतन, क्या है, शांति निकेतन बीरभूम पश्चिम बंगाल में है। एलिफेंटा गुफा ये मुंबई महाराष्ट्र में है। और महाबलीपुरम मंदिर ये माँ मल्लमपुरम कांचीपुरम तमिलनाडु में है। किस राज्य में है, तमिलनाडु में। सांची स्तूप कहाँ है, रायसेन मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ है सांची स्तूप, रायसेन मध्य प्रदेश में है। ये लिंगराज मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है लिंगराज मंदिर। सूर्य मंदिर जिसको काला पैगोंडा भी बोला जाता है, कोणार्क उड़ीसा में है। उसके बाद में दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ है, कोलकाता में है, ठीक पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद में सोमनाथ मंदिर ये गिर सोमनाथ गुजरात में है, ठीक। गिर मीन्स पहाड़ होता है। कैलाश मंदिर कहाँ है, एलोरा महाराष्ट्र में है। फिर त्रयंबकेश्वर मंदिर कहाँ है, नासिक में है, महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें से एक क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है। महाबलेश्वरम मंदिर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर ये भी राजस्थान में है। होयलेश्वर मंदिर कहाँ है, हेलेबीड कर्नाटक में है। फिर रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मदुरई में है, तमिलनाडु में जो है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तंजवापुर तमिलनाडु में है। नटराज मंदिर कहाँ है, चिदम्बरम तमिलनाडु में है। आप देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा तमिलनाडु में यहाँ दिख रहा है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। फिर जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, पुरी में है, उड़ीसा में है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में है। और खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में है। इसको अच्छे से लर्न कर लेना मेरे प्यारे साथियों। फिर आगे देखते हैं। चलो अब हर्ष के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसके बारे में, हर्ष के बारे में। तो हर्षवर्धन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है। हेन सेंग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। हर्षवर्धन की समय की प्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसांग के भारत आगमन है की है। ये कभी कभी पूछ लेता है कि चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया या किसके शासनकाल में आया, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, ठीक। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सी यू की कहा जाता है। इसने भीनमाल की भी यात्रा की थी। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। 637 ईस्वी में हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। हेनसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों का प्रसिद्ध केंद्र था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों का प्रसिद्ध केंद्र था। प्राचीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख इन टू तथा थियान टू नाम से किया है। फिर राजपूत काल में आते हैं हम लोग। राजपूत काल गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नाग मठ प्रथम 730 से 756 ईस्वी तक किया। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की। उसने मानखेट को अपनी राजधानी बनाया। दांती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हृदय गर्भ महादान यज्ञ करवाया। हृदय गर्भ महादान यज्ञ किसने करवाया, ये पूछा गया एग्ज़ाम में। मैं गया था कोई एग्ज़ाम देने, टेट की या सी टेट की, उसमें आया था। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हृदय गर्भ महादान यज्ञ करवाया। किसने करवाया, दंती दुर्ग ने। इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा।
राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष फर्स्ट का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल कर्नाटक लेख में हुआ है। ऐहोल अभिलेख जैन कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। किस यूनेस्को एक संस्था है जिसने नालंदा विश्वविद्यालयों को विश्व धरोहर में शामिल किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया था। नालंदा का विश्वविद्यालय जो था बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा कब किया गया? 1193 ईस्वी में। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ चुका है, मैंने दिया है खुद। ये विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना तो धर्मपाल ने कब की थी? 770 से 780 ईस्वी के मध्य द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्ट का बखान करते हैं। ये खजुराहो का मंदिर जो है चंदेल के राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। इस पॉइंट को आप लोग याद रखना कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल के राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण कराया। चलिए, खजुराहो के मंदिरों में कनरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। तो खजुराहो के मंदिर में सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर कौन सा है? कनरिया महादेव मंदिर। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल मध्य प्रदेश है। ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं एवं सांची का स्तूप भी शामिल है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दसवां अवतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। यह मंदिर गुप्तकालीन है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर में संगमरमर के बने हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। एलिफेंटा के प्रथम प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। एलिफेंटा से कुल 7 गुफाएं मिली हैं, जिसमें से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां हैं, साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। ठीक, कुछ 7 गुफाएं मिली हैं, 5 जो हिंदू धर्म से है, शिव से है रिलेटेड है, और 2 जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। येलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। शैलकृत मतलब होता है पत्थर से निर्मित। द्रविड़ शैली के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक किस प्रथम ने करवाया था। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं ये देखना है। विष्णु मंदिर तिगवा में है, मध्य प्रदेश में, ये इम्पोर्टेंट था। शिव मंदिर ये भूमरा में है, ये भी मध्य प्रदेश में था, इम्पोर्टेंट है। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। और दशा अवतार मंदिर जो है वो देवगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर जो है वो खोह में है, मध्य प्रदेश में। और भीतर गांव मंदिर जो है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अजंता की गुफा 16 में उत्कीर्ण मणांसन राजकुमारी का चित्र एलोरा में प्रशंसनीय है। 16 गुफा नंबर 16 में है ये। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देववर्मन प्रथम चौड़गंग ने बनवाया था। सूर्यदेव का मंदिर देववर्मन प्रथम चौड़गंग ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको राइट कर लेना कहीं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोंडा भी
कहा जाता है, ब्लैक पैगोंडा भी कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। मोढेरा का सूर्य मंदिर राज्य में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर नागर शैली में बना है। जैसे पूछ सकता है जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया, वर्तमान जिसको कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन ने करवाया था। ये पूछ सकता है कि अंगोर वाट मंदिर समूह का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन ने फर्स्ट द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर, वर्तमान अंगकोर में कराया गया था। फिर बोबोर दुदुर, ये लिखा है पढ़ने में नहीं आ रहा है, का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। बोरोबुदुर एक यूनेस्को द्वारा मान्य विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ था या ठीक। अभी पूछ सकता है कि पांड्यों के राजकाल में किस प्रकार के मंदिर का निर्माण हुआ था, तो द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा कराया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पल्लवकालीन मामल्ल शैली में बने रथों या एकाश्मक मंदिरों में द्रौपदी रथ का सबसे छोटा है। संगम में युग दक्षिण में भारत पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। संगम जो था स्थान, ये प्रथम संगम मदुरई में किया गया था अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में। द्वितीय संगम कपाटपुरम अलवाई में अगस्त ऋषि तथा तोलकाप्पियर के उपस्थिति में। तृतीय संगम जो है मदुरई में कराया गया नक्कीरर की उपस्थिति में। दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त को दिया जाता है। महर्षि अगस्त को तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। शिल्पादि कारम का लेखक इलंगो आडिगल था। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघुवेद माना जाता है। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है का निर्माण राजराज प्रथम के शासनकाल में हुआ। चोलों की राजधानी तंजौर थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है चोलों की राजधानी कहाँ थी, ये तंजौर में थी। इसके अतिरिक्त गंगैकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी। परांतक प्रथम ने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरैकोंड उपाधि धारण की थी। कुलोतुंग प्रथम के शासन में श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। चोल शासक कुलोतुंग फर्स्ट के शासनकाल में 1777 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्ति किया जाता था। कंबन ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में तमिल रामायण या
रामा अवतारम की रचना तमिल भाषा में की थी। 12वीं सदी में तमिल रामायणम किसने किया था? तमिल रामायणम की रचना कंबन ने किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेड़ थी। ये इम्पॉर्टेंट है। होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। प्रियदर्शिका, ये कभी कभी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद, इसमें से कोई पूछ लेगा नागानंद किसकी रचना है तो हर्ष की, या रत्नावली किसकी रचना है? हर्ष की। प्रियदर्शिका किसकी रचना है? हर्ष की। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उसे कविता कामिनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की पदवी दी। ये प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं, लेखक हैं और रचनाएं हैं। सर्व वर्मा इसका काकतंत्र है लेखा। भारवी इसका कीर्तार अर्जुनियम है। राजशेखर की रचना कर्पूर मंजनी किसकी रचना है? राजशेखर की रचना है। इसको हमें बिल्कुल एकदम रट लेना है सब कुछ। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज आसो। विशाख दत्त की रचना देवी चंद्र गुप्तम है। जयानक की रचना पृथ्वीराज विजय है। सारंग देव की रचना हमीर रासो है। और बिल्हण की रचना जो है, बिल्हण की रचना जो है विक्रम अंक देव चरित है। पालवंशी शासक देवपाल बौद्धम मतानुयायी था। लेखों में से उसे परम सौगात कहा गया है। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। जेजाक मुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 1836 से 1885 तक था। विज्ञानेश्वर हिमाद्री एवं जीमूतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा था। विज्ञानेश्वर ने। जीमूतवाहन ने दायाभाग नामक ग्रंथ की रचना की। भोजशाला मंदिर में मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर वाग्देवी भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री स्थापित है। रुद्रमा देवी का संबंध जिस वंश से था वह काकतीय था। काकतीय साम्राज्य की राजधानी वारंगल थी। अब आते हैं हम लोग सल्तनत काल में। सल्तनत काल मक्का सऊदी अरब में स्थित है। ये देखिए मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? सऊदी अरब के मक्का शहर में। ठीक। मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना 622 ईस्वी में प्रस्थान किए गए थे। हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंधु विजय की जानकारी मिलती है। 1999 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनी या गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कब किया? 999 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनी ने, गजनबी जिसको भी कह सकते हैं, भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्वी था और उसने
किताब उल यामनी अथवा तारीख ये यामनी नामक ग्रंथ की रचना की। शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। फिरदौसी को पूर्व के मोहर की उपाधि दी जाती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। अल-बरूनी जो था उसने पुराणों का अध्ययन किया। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक ये हिंद की रचना की थी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। 1191 में इस युद्ध में शिहाबुद्दीन की सेना के दोनों, ये नहीं पढ़े में आ रहा है, परास्त हो गए, मतलब उसकी सेना परास्त हो गई। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद तराइन के द्वितीय युद्ध में के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। दूसरे तरफ कलमा बना हुआ है, अरबी में खुदा हुआ है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मोहम्मद गोरी के ज़माने में जो सिक्के चलते थे, एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरे तरफ कलमा बना हुआ था। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाब वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, जो 1206 ईस्वी से 10 ईस्वी में तक था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपाह सालार की पदवियों से ही अपने आप को संतुष्ट किया। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श लाखों का दान देने वाले के नाम से पुकारा गया। सल्तनत कालीन प्रमुख भवन निर्माता और स्थल कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ये अजमेर में है। अतारकिन का दरवाज़ा इल्तुतमिश ने बनवाया था, ये नागौर में है। इल्तुतमिश का मकबरा ये इल्तुतमिश स्वयं बनवाया था, जो दिल्ली में है। शीरी का किला ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जो कि दिल्ली में है। अलाई दरवाज़ा ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जो कि दिल्ली में है। फिर गयासुद्दीन का मकबरा ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था, ये भी दिल्ली में है। फिर अदीलाबाद का किला मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था, ये भी दिल्ली में है। जहाँ पनाह नगर ये भी मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था, ये भी दिल्ली में है। अदीना मस्जिद ये सिकंदर शाह ने बनवाया था, पांडुआ में है, बंगाल में जो स्थित है। फिर कोटला फिरोज शाह किला फिरोज तुगलक ने बनवाया था, ये भी दिल्ली में है। अटाला मस्जिद ये इब्राहिम शाही शाह सरकी ने बनवाया था, ये जौनपुर में है। हिंडोला महल ये हुसंग शाह ने बनवाया था, जो मांडू में है। जहाज महल ये हुसंग शाह ने बनवाया, मांडू में है। चांद मीनार चार मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाया, हैदराबाद में है। विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया, चित्तौड़ में है।
सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल आधुनिक पोलों की भांति का एक खेल है में घोड़े से गिरने के दौरान हो गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। खलीफा ने 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्ताने आजम की उपाधि प्रदान की। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका 175 ग्रेन और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने आरंभ किया था। ये पूछ सकता है कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने प्रारंभ किया, तो इल्तुतमिश ने आरंभ किया तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी जो 1236 से 40 ईस्वी तक थी। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था और उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि और नायब ये ममलिकात का पद दिया गया। बलबन के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व नियामत खुदाई माना गया। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद का है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलबन ने ईरानी बदमाशों व बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। बलबन ने सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस सुल्तान के चरणों को चूमने की रीतियां आरंभ की। बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नौरोज़ बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। तो नौरोज़ फारसी त्यौहार नौरोज़ किसने प्रारंभ की थी? बलबन ने स्टार्ट किया था। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसने अपने आप को यामिनी उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिनीन बताया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय शानी की उपाधि धारण की और उसे सिक्कों पर अंकित कराया। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत में है। पद्मिनी की रचना कहाँ है? पद्मावत में है, जो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिर का शासक राम चंद्रदेव था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता है।